इस वीडियो में हम ऐसे 7 ब्रांड के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट से कंपनी शुरू करी थी और बहुत बड़ी कंपनी बना ली। कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी कंपनी दूसरे देश की कंपनी को बेची थी और आज वो प्रोडक्ट बहुत बड़ा है। 7 मिनट में 7 कंपनियों के बारे में बताऊंगा इस छोटी सी वीडियो में। 2011 में सनम कपूर ने, सोनम नहीं सनम कपूर ने चंडीगढ़ में पहला लापिनोज का आउटलेट खोला था। 2013 में उन्होंने पहला फ्रेंचाइजी आउटलेट खोला। आज भारत में 700 से ज्यादा आउटलेट है। लंदन, दुबई, इवन कनाडा में भी इन्होंने अपने आउटलेट खोल लिए हैं। लेकिन लापिनोज के 14 सालों में इतनी जल्दी ग्रो होने के कुछ रीजंस हैं, जैसे पिज्जा में इंडियन फ्लेवर्स के ऑप्शन देना, तंदूरी सॉस, मखानी सॉस और फ्लेवर के साथ साथ यूनिकनेस। जैसे बिग स्लाइस पिज्जा, इन्होंने 900 से 1000 रुपए वाले पिज्जा की एक स्लाइस को 100 से 150 रुपए में बेचना शुरू किया और साथ ही अपना बिजनेस जल्दी एक्सपेंड करने के लिए उसको फ्रेंचाइजी मॉडल पे डाल दिया। 3 तरीके से ये लोग पैसे कमाते हैं। पहला है फ्रेंचाइजी फी, जो 4 से 5 लाख रुपए और वो वन टाइम होती है। दूसरा, नेट प्रॉफिट पे 4% रॉयल्टी, मतलब अगर फ्रेंचाइजी 100 रुपए का प्रॉफिट करती है तो उसमें से 4 रुपए इनके होंगे। तीसरा, जो भी सामान बनेगा उसका रॉ मटेरियल फ्रेंचाइजी को इनसे लेना पड़ेगा, जिससे 2 चीजें होंगी, ब्रांड ग्रोसरी बेचकर प्रॉफिट करेगा और क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। 65 से 70% प्रॉफिट इनका फ्रेंचाइजी बेच के और रॉयल्टी से आता है और बाकी का रॉ मटेरियल बेच के आता है। खैर, इनका टेस्ट कैसा है उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो आप कमेंट में बता दो। मोहम्मद अली जिन्ना के नाती आज भारत की सबसे बड़ी फूड कंपनी के मालिक हैं। 1892 में अंग्रेजों को बिस्किट खाने थे, अब उसे यूरोप कौन लेने जाता, इसलिए उन्होंने भारत में ही एक फैक्ट्री डाल दी। पहले तो इसका नाम कुछ और था, उसके बाद इसके 2-3 ओनर बदले, फिर 1918 में इसका नाम ब्रिटानिया रखा गया। पहले तो ये सिर्फ बिस्किट बनाते थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो बिस्किट की डिमांड कम हो गई, इसलिए ये लोग ब्रेड बनाने लगे, केक बनाने लगे, प्रीमियम कुकीज बनाने लग गए। धीरे धीरे इनका बिजनेस बहुत बढ़ गया। पहले तो ये शुरू में नॉर्मल से बिस्किट बनाते थे, उसके बाद बच्चों को टारगेट करने के लिए टाइगर और मिल्क बिकीज निकाला, फिर कम नुकसान देने वाले 50-50 निकाले, उसके बाद प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करने के लिए गुड डे कुकीज निकाले। आज 1,18,000 करोड़ से ज्यादा का इनका मार्केट कैप है और $33 बिलियन से ज्यादा के एसेट ये ओन करते हैं। 1993 के आसपास नूसली वादिया ने कुछ हिस्सा ब्रिटानिया का खरीदा था और फिर 2009 में 51% हिस्सा इन्होंने ब्रिटानिया का खरीद लिया। नूसली वादिया मोहम्मद अली जिन्ना के नाती हैं और वादिया ग्रुप के चेयरमैन भी हैं और ये बहुत सारे ब्रांड्स ओन करते हैं और इनकी नेट वर्थ $5 बिलियन से भी ज्यादा है। ये 10 रुपए की बोतल बेचकर ये लोग हर साल 500 करोड़ रुपए की सेल करते हैं। निखिल को खाने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने अपने दोनों कजिन्स को ये घर पे बना के पिलाया। ये लोग तब 26 से 27 साल के थे तो बिजनेस के बारे में सोचते रहते थे, तो उन्होंने सोचा ये भी तो मार्केट में बेच सकते हैं। 2017 में इन्हें ये आइडिया आया और 2017 में ही इन्होंने अपनी फैमिली से पैसे लेकर इसकी फैक्ट्री लगा दी। तब तो ये लोग एक दिन में 90,000 बोतल बनाते थे, लेकिन अब ये लोग एक दिन में 5 लाख बोतल बना लेते हैं। इनके हर एक फ्लेवर में पिंक सॉल्ट होता है जो कि लाहौर में पाया जाता है, इसलिए इन्होंने इसका नाम लाहौरी जीरा रख दिया। इन्होंने देखा कि दूसरी कंट्रीज में कोक के अलावा भी रीजनल ड्रिंक्स थी, लेकिन भारत में 90% से ज्यादा मार्केट कोक ने घेर रखा था, तो इन्होंने भारत के फ्लेवर की ड्रिंक निकालकर उस मार्केट गैप को फिल करा। दूसरा, इन्होंने रिटेलर्स को कन्विंस करा कि भाई प्रोडक्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक हो गया। तीसरा, हर चीज आने के बाद भी जिस चीज में सारे लोग रह जाते हैं वो भी इनके पास था, पैसा। इनकी पहली फैक्ट्री 2017 में पंजाब में खुली थी जो 1.5 लाख स्क्वायर फीट की है। इस कंपनी के बिना पेप्सी कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं फॉरेन नाम रखो तब चलोगे, मार्केटिंग करो तब चलोगे, लेकिन इन्होंने ना कोई पर्सनल ब्रांडिंग करी, ना ही मार्केटिंग करी और नाम वो तो बिल्कुल ही इंडियन है, वरुण बेवरेजेस। ये लोग पेप्सी का 90% से ज्यादा बिजनेस देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और नेटवर्किंग इनकी, मार्केटिंग और फॉर्मूला पेप्सी का। पेप्सी ने 2023 में 268 करोड़ का प्रॉफिट किया था। वहीं बात करें वरुण बेवरेजेस की तो उन्होंने 2100 करोड़ का प्रॉफिट किया था। पेप्सी के बाकी जितने भी ब्रांड है, स्लाइस, स्टिंग, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, सब ये बनाते हैं। पैकिंग की पन्नी, प्लास्टिक के क्रेट से लेकर बोतल के ढक्कन सब ये बनाते हैं। भारत के अलावा टोटल 12 देशों में ये लोग पेप्सी के लिए काम करते हैं। यहाँ पे कुरकुरे, डोरिटोस जैसे प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्हीं के पास है और शायद फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग भी इन्हीं के पास आ जाएगी। पेप्सी के अलावा ये लोग क्रीम बेल के मिल्क शेक, लिप्टन की आइस टी जैसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। 31 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके पूरे भारत में है और बाकी 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके आउटसाइड इंडिया हैं। पर मेरा तो एक ही पेज है यार, इसको तो फॉलो कर लो। इस कंपनी के 45,000 ओनर्स हैं। 1959 में 80 रुपए लगाकर 7 औरतों ने अपने खाली टाइम में पापड़ बेलकर उन्हें दुकान वाले को बेचना शुरू किया। दुकानदार पापड़ की डिमांड बढ़ाता गया और ये लोग अपने पड़ोस की औरतों को उसमें जोड़ते गए। बस शर्त ये थी कि आपके पास एक साफ छत होनी चाहिए। कुछ ही महीनों में लगभग 400 लिज्जत सिस्टर्स हो गई थी।
तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई। आज भारत की अलग अलग सिटीज में 45,000 से ज्यादा लिज्जत सिस्टर्स हैं। हालांकि अब इनकी खुद की फैक्ट्रीज हैं ताकि हाइजीन के साथ पापड़ को बनाया जा सके। लोग आज के समय में औरतों को जॉब देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं और जसवंती बैन ने ये काम 1959 में शुरू कर दिया था। यहाँ पे काम करने वाली हर एक महिला को रोजाना पेमेंट दिया जाता है और कंपनी के मॉडल के हिसाब से इनका जो भी प्रॉफिट होता है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। 2023 में इनका टोटल रेवेन्यू 1600 करोड़ से भी ज्यादा था। आपको थम्स अप ज्यादा पसंद है या कोका कोला? कोई भी पसंद हो, दोनों है तो एक ही कंपनी की जो कि बाहर की है, पर इसकी शुरुआत 1977 में रमेश चौहान ने भारत में करी। पहले ये कफ सिरप की तरह टेस्ट करती थी, फिर इसका टेस्ट इंप्रूव किया गया। हालांकि रमेश चौहान ने इसका फॉर्मूला खुद बनाया था, पर 1956 में कोका कोला कंपनी भारत में आई थी और 1977 में चली भी गई थी क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन की वजह से वो यहाँ पे काम नहीं कर पाए। और 1977 में ही रमेश चौहान ने कोका कोला के बने बनाए मार्केट को कैप्चर कर लिया और लॉन्च करी लिम्का, माजा, थम्स अप। साथ में 2-3 ब्रांड और भी थे जो अब बंद हो चुके हैं। रमेश चौहान ने पार्ले कंपनी का ट्रस्ट और सप्लाई चेन का यूज करके थम्स अप और लिम्का को एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया था। फिर 1993 में कोका कोला भारत में दोबारा आई और 400 से 450 करोड़ में रमेश चौहान की सॉफ्ट ड्रिंक की सारी कंपनी को एक बार में खरीद लिया। आज थम्स अप ने भारत का 20% सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट अकेले घेर रखा है और दूसरे नंबर पे कोका कोला आती है। आज रमेश चौहान पानी बेचते हैं और पानी बेच बेच के उन्होंने 7,000 करोड़ की कंपनी बना दी है। कमेंट में बताओ उनकी कंपनी का नाम क्या है। तो देखो, सब कुछ पैसे का खेल है। अगर ये कंपनी किसी रैंडम बंदे की होती तो 20 रुपए में बेचने में उसका घर बिक जाता, लेकिन इसको ओन तो पेप्सिको कंपनी करती है। जब 2017 में पहली बार स्टिंग मार्केट में आई थी तो इसकी एक 200 ml की बोतल 40 से 50 रुपए की आती थी, लेकिन इन्हें बहुत जल्दी समझ आ गया कि लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए स्टिंग ने कोल्ड ड्रिंक के प्राइस में एनर्जी ड्रिंक प्रोवाइड करी। इसलिए जो लेबर टाइप लोग हैं या फिर जिनके काम में मेहनत बहुत लगती है वो इसको पीकर एनर्जेटिक फील करने लगे क्योंकि इसमें कैफीन बहुत ज्यादा होता है। पेप्सिको के पास डिस्ट्रीब्यूशन था, फैक्ट्री थी और उनकी मार्केटिंग कॉस्ट ना के बराबर थी क्योंकि जिस दुकान पर पेप्सिको का और सामान था उनकी दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स थी, वहीं पर इस बोतल ने भी अपनी जगह बना ली और सिर्फ 20 रुपए की बोतल बेच बेचकर पिछले 5 साल के अंदर इन्होंने 2100 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया है और 48% एनर्जी ड्रिंक का जो मार्केट है वो इन्हीं के पास